ओके, तो प्रीवियस क्लास में जो हम लोग डिस्कशन किए थे, फिनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट हम लोग का वही है ना। देखिए यहाँ पर आप लोग का यही बुक है। ओके, कौन सा बुक है? फिनेंशियल। देखो बच्चे आप लोग का यही मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, देख लो, है ना, फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो हाँ, तो आप लोग को बच्चे इसमें करना क्या है कि जो आप प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़े हैं उससे थोड़ा आगे बढ़ करके यहाँ पर आप लोगों को क्या है, स्टडी करना है, पढ़ना है। ओके, तो यही रीजन है। सरोज शर्मा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बच्चे। सरोज शर्मा ये पहली बार आए हैं क्लास में, बहुत कम क्लास जी सर, वो एक्चुअली तबीयत नहीं सर, तबीयत थोड़ा खराब था। पहली बात तो हम सबसे पहले सही बच्चे को यही कहेंगे कि क्लास रेगुलर करना है, ठीक है। क्लास अगर आप मिस करोगे तो बच्चे, आप लोग एग्जाम दिए हो, आप लोग समझ गए होंगे इसका कैपेसिटी, इस सब्जेक्ट का कैपेसिटी। ओके, तो जी सर, सभी बच्चे इसको क्या करना है, डे टू डे क्लास को रेगुलर कंटिन्यू रखना है, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या समझे थे कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बच्चे हम लोग क्या किए हैं, दो पार्ट में इसको हम क्लासिफाइड किए हैं। कौन कौन सा पार्ट? हाँ, नहीं वो टर्म अलग था। हम फाइनेंस में जब जाएंगे तो फाइनेंस का मीन्स हुआ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस उसका क्या मीनिंग बताएं कि जो भी मनी हम कहीं से जनरेट किए, मीन्स देखो दो ही काम होता है, पैसे का दो ही होता है, या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो। या तो मनी सोर्सेज होता है, सोर्सेज ऑफ फंड, देन यूजेस ऑफ फंड। पैसे का दो यूटिलाइजेशन होता है, सोर्सेज एंड फंड एंड क्या, यूजेस ऑफ। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि सोर्सेज ऑफ फंड मींस क्या, कि पैसा आपके पास में कहां कहां से आप अरेंज कर सकते हो, अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है सर मेरे पास तो पैसा 5 लाख है, 5 लाख से बिजनेस क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। तो आप और बिजनेस ये दोनों क्या है, सेपरेट है। कमी लाइट अभी ओके बच्चे, तो क्या समझा रहे थे कि फाइनेंस मींस बिजनेस फाइनेंस, और बिजनेस फाइनेंस का हम डिफिनेशन आपको प्रीवियस क्लास में लिखवाए थे कि बिजनेस फाइनेंस का क्या क्या मीनिंग बताए थे कि बिजनेस फाइनेंस पढ़िए अभी से। बिजनेस फाइनेंस refers to funds needed to start a business opportunity and expanding future funds are needs to require tangible assets like furniture, machinery and buildings। देखिए अब होता क्या है कि यहाँ की दो पॉइंट आपको समझना है। एक तो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, दूसरा वो बिजनेस हुआ। तो बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट।
ये अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फाइनेंस का काम तो स्टार्टिंग से ही होता है, लेकिन चूंकि जब अकाउंटिंग समाप्त होता है, अकाउंटिंग मीन्स यहाँ पर हम फिनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, जो मुझे ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब जो रिजल्ट पोजीशन बताता है पहले, उसके बाद ही तो एनालिसिस का काम स्टार्ट होता है कि भैया मेरे पास में मेरे बिजनेस का पोजीशन ये है, मुझे इस तरह से डिसीजन लेना है, मुझे इस पैसे से ये काम करना है, मुझे इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना है। मीन्स अगर इस प्रोडक्ट पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो सवाल यहाँ ये होता है सभी कुछ में, बिजनेस को स्मूथली रन करने में पैसे की ही आवश्यकता होती है। तो वो पैसा कहां से आएगा, इस जो सेमेस्टर में आप लोग पढ़ोगे बच्चे, यही चीज पढ़ोगे कि पैसे का क्या स्ट्रक्चर। देखो अब इसका मतलब ये नहीं 10 लाख रुपया है तो अब 10 लाख रुपया को किस तरह से आप अरेंजमेंट करोगे, मीन्स आप फंड में कितना रखोगे फॉर फ्यूचर, आप उससे कितना फिक्स्ड एसेट्स परचेज करोगे, आप कितना लायबिलिटी आपका क्रिएट होगा, है ना, आपके पास में टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स की स्थिति क्या होगी, ठीक है, कितना रखेंगे ताकि मेरा बिजनेस जो आउटसाइडर या थर्ड पार्टी देखे तो हमारे बिजनेस में वो इंटरेस्ट रखे। क्या रखे, इंटरेस्ट रखे। किसके लिए इंटरेस्ट रखे, मतलब इन्वेस्टमेंट करने का वो इंटरेस्ट रखे। हम दुनिया वाले को क्यों दिखाते हैं अपना स्टेटमेंट, इसलिए दिखाते हैं कि भैया आप देखो कि मेरा पोजीशन ये है, हम ये काम करने जा रहे हैं, मुझे पैसे की आवश्यकता है, आपको इच्छा है तो आप मेरे बिजनेस में क्या करो, पैसा इन्वेस्ट करो, अदरवाइज हम आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं कि आप पैसा हमको दो ही, आपको जहां से ज्यादा। तो उस सिचुएशन में इन्वेस्टर क्या सोचता है कि भैया ठीक है, अगर हम भास्कर को दे रहे हैं तो भास्कर तो 5% दे रहा है, लेकिन अगर हम अभिषेक को दे रहे तो अभिषेक हमको 7% दे रहा है, तो हम तो अभिषेक के पास दौड़ेंगे, निश्चित रूप से परसेंटेज ज्यादा है। लेकिन वहां एक पॉइंट और आ गया कि भाई लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, तो ये सब चीज हम लोग देखेंगे कि कोई अगर लॉन्ग टर्म तक दे रहा है, परसेंटेज कम ही है लेकिन लॉन्ग टर्म तक दे रहा है, चलो उसी के पास चलते हैं हमको, क्योंकि जहां पर भी आप देखोगे निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, कम ज्यादा दोनों होता है ना। तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी, तो बिजनेस फाइनेंस यही बताता है कि जो मनी आपके पास में है या जो पैसे का आप इंतजाम किए हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, है ना, जो पैसे को आप कहीं से अरेंजमेंट किए हो, उस पैसे को किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें ताकि मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिले। फाइनेंस का यही मतलब होता है। तो इसी को एडजस्ट, इसी को जोड़ करके फिनेंशियल, तो भैया जब मैनेजमेंट करेंगे तब ना ये सब होगा, जब तक मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो एनालिसिस नहीं होगा, एनालिसिस नहीं होगा तो हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसका तो 5 ही फंक्शन ना है, समझाए थे ना, मैनेजमेंट का कितना फंक्शन, 5 फंक्शन आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, कि फर्स्ट होता है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और क्या, कंट्रोलिंग। हालांकि इसमें और भी होता है, वो कैलकुलेट करके, वो हम लोग कैलकुलेट करके चैप्टर पढ़ेंगे अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। ठीक है, हम सब चैप्टर इसमें है हम लोग का, वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि फॉर्मूला प्रैक्टिकल पूछता भी है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ये इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतना पैसा है, ये 3 साल में देने वाला है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको बता देगा कि भैया टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये आपको बताएगा कि आपको पैसा इतना दिन में इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इतना आने वाला है। इस सेक्टर में अगर आप प्रोजेक्ट एक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आप तुरंत देखोगे प्रोजेक्ट वाई भी है मेरे पास, उसमें भी जज कर लेंगे, उसमें भी देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सोचेंगे।
अब आगे अभिषेक आगे टॉपिक क्या था, तो ये टॉपिक समझ में आ गया था। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट उसका भी डिफिनेशन बताए थे आप लोगों को, है ना, क्या बताए थे उसमें, देखो देखो भास्कर नहीं किए थे ज्वाइन। इतना बता दिए। फिनेंशियल मैनेजमेंट का डिफिनेशन आप लोग ऑनलाइन में बच्चे बताइए। देखिए आप लोगों को ऑफलाइन में आने की आवश्यकता है बच्चे सभी को, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन करेंगे और जो बच्चे ऑफलाइन करेंगे बोथ आर डिफरेंट, उनका वेटेज अलग होगा, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे आप लोग सभी बच्चे, सोनल आवाज सुन पा रही हैं आप? सोनल कैमरा ऑन कीजिए सोनल। एकदम इजी लैंग्वेज में बताए थे, लिख पाए थे आप लोगों को। हाँ ये बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है इसमें। इन अदर वर्ड्स उसमें लिखो तो आगे लिखो बच्चे। फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक डिफिनेशन बताए थे ना, एक और छोटा सा बताते हैं, लिखिए तो क्या बोलिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना, मतलब अभी तो वही समझा रहे थे ना कि जो भी आपके पास मनी है, जो भी आपके पास रुपया पैसा है, जो भी आपके पास फंड, आपके पास मतलब क्या बिजनेस है ना, उसके पास जो भी मनी है उस मनी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि मैक्सिमम रेवेन्यू क्या हो, जनरेट हो सके, ऐसे समझो। फिनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फाइनेंस को मैनेज करना, ठीक है। किस तरह से मैनेज करना कि हम ये देखें कि प्रोजेक्ट एक्स है कि प्रोजेक्ट वाई है कि प्रोजेक्ट जेड है, तो हम इस पैसे को किस प्रोजेक्ट पर लगाएं, तो ये जज करने का काम है ना। ये जो जज करने का काम जिसके अंतर्गत हम लोग करते हैं उसी को फिनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, एफएम कहते हैं। एक और लिख लीजिए छोटा सा डिफिनेशन, बहुत इजी लैंग्वेज है, उसी में लिख सकते हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न, financial management is concerned with the proper procurement, लिखो भास्कर, जहां कॉपी उसमें लिखो ना। Financial management is concerned with the proper procurement and concerned with the proper procurement। बच्चे आप लोग लिखिए ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी है। सोनाली, सोनल, सोनल आप लिख रही है? जी बिल्कुल सर, लिख रहे। ओके ओके। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न with the proper procurement and uses of finance and uses of finance। देखो हम इससे पहले थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि फाइनेंस का मतलब ये हुआ कि पैसा कहां से आएगा। फाइनेंस का मतलब मनी, फाइनेंस का मतलब क्या हुआ, मनी। और मनी का दो ही नेचर होता है, दो ही उसका क्या होता है, रूप होता है, या तो रिसिप्ट या तो पेमेंट। इसमें हम लोग एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो क्या कहेंगे, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ठीक है। यानी कैश कम दैट इज कॉल्ड इनफ्लो, कैश पेड दैट इज कॉल्ड क्या, आउटफ्लो। तो वही इसमें पढ़िए तो लाइन, एक ही लाइन लिख पाए हैं, देखिए उसमें क्लियर है कॉन्सेप्ट। प्रॉपर प्रोक्योरमेंट, प्रॉपर प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट PROCUREMENT, प्रोक्योरमेंट।
प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट, हाँ प्रोक्योरमेंट मीन्स इंतजाम करना। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है? इंतजाम। लिख लो कहीं। देखो जीरो लेवल बच्चे, हमको उसका तकलीफ नहीं है। हम भी आप ही की तरह आए थे पटना, हम भी आप ही की तरह स्टडी किए, आप ही की तरह पढ़े, एक एक वर्ड को क्या किए, याद किए, समझे हैं। तो उसका नहीं, टीचर के सामने में जो भी आपका प्रॉब्लम है सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, क्या क्लासरूम में है ना, ठीक है, तो इस तरह से जो भी पॉइंट कहीं पर प्रॉब्लम आप इसे एकदम खुल के पूछिए। तो पैसा को क्या करना, व्यवस्था करना। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या, व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना। और देन उसके बाद जैसे व्यवस्था कर लिए तो उसके बाद क्या करना है, पार्टी करना। मतलब अपने शब्दों में उसको यही होता है ना। अरे पैसा अगर आपके पॉकेट में है तो आराम से आप अच्छा से अच्छा पार्टी कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे हॉल में जाके मूवी देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं, पैसा रहे तो ना। तो वही चीज बिजनेस में भी यही कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस के पास में जो पैसा अरेंजमेंट किए हम बिजनेस के लिए, कहां से किए, तो बोरोड को लिखवाए थे वर्ड आपको, है ना, कर्ज लेकर के। अब वहां पर कॉन्सेप्ट हुआ कि हम दो ही तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, या तो डेप्ट या तो इक्विटी। डेप्ट मतलब कर्ज हो गया, या तो हम अजीत से जाकर के कर्ज ले लें, या तो हम अगर कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हम अजीत से लोन नहीं लेंगे, अजीत को अपने कंपनी का ओनर ही बना देंगे, शेयर होल्डर। यस, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं। तो बात समझ में आ रहा है कि मेरे पास में पैसे को अरेंजमेंट करने का दो ही साधन है। एक साधन है या तो अपना ओनरशिप हम किसी और को ट्रांसफर कर दें, या तो हम उससे पैसा क्या करें, ले ले, कर्ज ले ले, लोन के रूप में ले ले। अब सवाल यह ये उठता है कि हम किस में जाएं ताकि बेटर हो। तो अगर आपका स्टार्टिंग बिजनेस है तो आपको ओनरशिप ट्रांसफर करने में ही क्या है, भलाई है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका इनिशियल स्टेज में बिजनेस है, हो सकता है प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन अगर हम डेब्ट कर्जा उठाएंगे तो ब्याज हमसे छूट देंगे ही हर हाल में, नहीं दीजिएगा तो फांसी दे देगा वो। तो वो तो कहेगा कि भैया आपको प्रॉफिट हो या ना हो, उससे हमको क्या मतलब है, हमसे आप पैसा लिए हो तो आपको ब्याज क्या करना पड़ेगा, चुकाना ही पड़ेगा। अब सपोज कीजिए बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हुआ, तब तो बिजनेस लॉस में चला गया। यही चीज कहता है, बिजनेस तो डूब गया, पैसा के लिए डिमांड करेगा, ब्याज नहीं दीजिएगा तो कपाड़े नहीं छुड़ेगा ठीक ना। तो वो क्या करेगा, आपको कहेगा मेरा पैसा लौटाओ, और जैसे ही पैसा आप लौटाने के चक्कर में जाएंगे तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो इसीलिए यही रीजन है कि बिजनेसमैन जो है वो सोचता है कि चलो भाई हम इनिशियल स्टेज में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम किस में जाएं, ओनर यानी शेयर होल्डर, है ना, क्रिएट करने, डेप्ट में नहीं जाए। चलिए आगे लिखिए बच्चे। It includes it includes business activities such as procuring funds, मतलब फंड को अरेंज करना, उसके बाद रिड्यूसिंग द कॉस्ट, लागत को कम करना, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉमा करके पहले तो वो लिखे ना, सच एज प्रोक्यूरिंग फंड्स, कॉमा, ठीक है, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉमा, उसके बाद कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, keeping the risk under control and deployment, under control and deployments, DEPLO YMENT,
डेवलपमेंट ऑफ सच फंड, माने उस फंड को यूटिलाइज करना, ठीक है। डेवलपमेंट की स्पेलिंग DEPLOYMENT, डेवलपमेंट ऑफ सच फंड्स, DEPLOYMENT। ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाता है कि सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम यही नहीं पढ़ेंगे कि फंड को कैसे व्यवस्था की जाए, साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि उस व्यवस्था किए हुए फंड को कैसे सही ढंग से सही जगह पर हम क्या करें, इन्वेस्ट करें। अब मान लो आपके पास 50 लाख रुपया है और 50 लाख रुपया में आप कहोगे नहीं सर इसको 25 लाख मार्केट में लगा देते हैं, 25 लाख फिक्स में लगा देते हैं, मतलब वर्किंग कैपिटल जो समझाए थे, तो बताए थे वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में अगर आप 25 लाख लगा लोगे या 25 लाख किस में लगाओगे, तो ये रेशियो उचित इक्वल नहीं है। आप मैक्सिमम परसेंटेज किसमें लगाते हो, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में, जो लॉन्ग टर्म तक आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लो आपका मार्केट का पैसा डूब भी गया तो आपके पास एसेट्स है जिसको सेल आउट करके आप क्या कर सकते हो, फिर से बिजनेस को खड़ा कर सकते हो। इसीलिए हाँ, तो और क्या। ओके, देखिए तो पढ़ के वर्ड समझ में आया। देखो एक होता है अंडर कंट्रोल, एक होता है ओवर कंट्रोल। तो अंडर कंट्रोल ओवर कंट्रोल, हाँ, मतलब कंट्रोल से बाहर ना हो। अगर कंट्रोल से बाहर होगा तो बिजनेस को डूबना निश्चित ही है, और जब तक कंट्रोल में है, यही चीज कहते हैं ना कि कंट्रोल में स्टूडेंट है टीचर के तो उस स्टूडेंट का लाइफ बनता है, और अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो क्या होता है। तो ये चीज, ये समझिए बात को, बिजनेस में भी यही पॉलिसीज है कि जब तक बिजनेस के ऊपर में आपका कंट्रोल है, इसका मतलब है बिजनेस क्या होगा, अच्छा से चलेगा, अच्छे से प्रॉफिट भी जनरेट होगा। लेकिन अगर बिजनेस के ऊपर में कंट्रोल नहीं है, मतलब जब मन हो जो आए उधार दे दो, जो मन आए बिजनेस से निकाल लो पैसा, अपने घर में यूज कर लो, ठीक है। तो इसीलिए नहीं होता है ना, उसका एग्जैक्टली जो एग्जैक्ट प्रॉफिट है उसको पता चलता है, कभी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए अब क्या है, आपके मटेरियल में भी आपका होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन यही है। yes. देखो है ना मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो क्या इसमें कोई दिक्कत, एक दो डेफिनेशन लिखवा दे इसमें जो है, ये आप लोग को हम स्क्रीन ये कर देंगे, शेयर कर देंगे पीडीएफ बना के। तो इसका पीडीएफ होगा सर पूरा बुक का, चेक किए देखो अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इतना समझा दिए हम आप लोगों को। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो द साइज एंड कंपोजिशन
तो देखो वैसे इंपोर्टेंस जो फिनेंशियल मैनेजमेंट का है उसको 3 कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, आपके मटेरियल के हिसाब से, ठीक है। 3 पॉइंट, और ये मैनेजमेंट का, फिनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 डिसीजन किसी भी फिनेंशियल मैनेजर का, फिनेंशियल मैनेजर समझते हो ना, और जो फिनेंशियल मैनेजमेंट का काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ। तो जो एक बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का जो मैनेजर होता है, फिनेंशियल मैनेजर होता है, उसको बेसिकली 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं। कौन कौन डिसीजन? तो एक तो है कि फाइनेंसिंग डिसीजन, कि पैसा कहां से आए और पैसा कहां जाए। पहले पैसा कहां से आए ये समझ लो। फाइनेंसिंग डिसीजन है बेसिकली जो एक मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ता है, वो यही है कि फंड को हम कैसे क्रिएट करें, हाउ टू क्रिएट फंड। अभी 2 पॉइंट बताए थे ना, डेब्ट और इक्विटी। पैसा आप दोनों तरह से ले सकते हो, लेकिन उसमें जो मैनेजर है, फिनेंशियल मैनेजर है, उनको डिसीजन लेना पड़ता है कि हम किस तरह से पैसा कलेक्ट करें, किस तरह से पैसा ले, ताकि आगे जाकर के मेरे ऊपर में, मेरे बिजनेस के ऊपर में किसी तरह का बर्डन। फाइनेंस का ये सब मैनेज करता है। तो फाइनेंस मैनेजर तो वही है ही, उसी के लिए तो है ही जी, ठीक है। और वो बड़े बड़े दिग्गज सब होते हैं, महारथी सब होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं उनके पास में, ठीक है, वो सब इस तरह के करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, देखो सोचता, देखो होता क्या है कि सोचता, भास्कर सोचते हम भी वैसे हैं जैसे आप सोचते हैं। थोड़ा देर के लिए मान लें कि आप जैसे सोचते हैं वैसे हम भी सोचते हैं, लेकिन जो होने वाला है वो तो कुछ भी हो सकता है। उस पर हम क्या, हम तो एक प्रीडिटरमाइंड ही नहीं कर सकते हैं, हम तो एस्टिमेट ही नहीं कर सकते हैं, एक्चुअल नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल रिजल्ट तो हो सकता है कि जितना हम एज्यूम किए ज्यादा भी हो सकता है जितना एज्यूम किए उससे कम हो सकता है जितना एज्यूम किए उतना ही हो। ऐसा बिजनेस में होता है ये चीज, ठीक है। हाँ, कोई समझता था कि कोरोना आ जाएगा 2019 में? एक मिनट, हाँ, अच्छा, इससे भी पहले आपका जो नहीं, इसका तो एनालिसिस सबका अलग है, ये हटाओ, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कोई सोचा था कि भारत में नोटबंदी आ जाएगा? बिजनेस सोचा था? जीएसटी का तो चलो भाई इतना दिन से चलता आ रहा था, तो चलो भाई जानेगा कि जीएसटी इसमें चेंज होगा, लेकिन मॉनेटरी जो ये चेंज हो गया, इससे तो बिजनेस इफेक्टेड हुआ। तो फाइनेंशियल जो मैनेजर है बेसिकली उसके द्वारा कितने तरह से डिसीजन लिया जाता है? 3, और यही इसका इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। एक है फाइनेंसिंग डिसीजन कि पैसा कहां से आए, दूसरा क्या है, इन्वेस्टिंग मतलब वो पैसा कहां जाए, और तीसरा और लास्ट में है कि शेयर होल्डर को हम कैसे खुश करें, कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें। हाँ, तो ये आता है डिविडेंड डिसीजन। ये 3 प्रकार का डिसीजन होता है। हम स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताए होंगे ये चीज, फर्स्ट से शुरुआत में जब पढ़ाए हमने। हाँ, ये एक पॉइंट ये है। दूसरी तरफ से हम आपको लैंग्वेज में लिखवा देते हैं, वो भी लिख लीजिए। क्या लिखवाए हैं? फर्स्ट में लिखिए द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ, द साइज एंड, यही पॉइंट है। पॉइंट बना के 2-3 पॉइंट ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद इस पर भी डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। अभी जो बताए हैं वो भी है, द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अब इसको डैश देके लिखिए, ओवर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, ओवर इन्वेस्टमेंट in fixed assets may block funds, हाँ may block बंद हो जाता, BLOCK block funds
and increase the size of fixed assets which may not And increase the size of fixed assets. and increase the size of fixed assets which may not be healthy for business. Little investment, छोटा कम, लिटिल इन्वेस्टमेंट में हमपर समझते हैं HAMPER, hamper, हाँ, hamper the growth of business. पूरा सेंटेंस को एक साथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा. Hamper the growth of business. ये फर्स्ट इंपोर्टेंस बता रहा है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फिक्स्ड एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बच्चे अगर फिक्स्ड एसेट्स में हम ज्यादा पैसा लगा दें, ठीक है, क्या लगा दें? मैक्सिमम लगा दें, ओवर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स में ब्लॉक फंड, यानी फंड मेरा क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा. लेकिन एंड इंक्रीज द साइज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो उससे साइज क्या हो जाएगा? पैसा फंड का लगा देंगे एसेट्स को खरीदने में, तो एसेट्स क्या होगा? आपका बढ़ेगा ही ना. ओके, अब करा इंक्रीज द साइज ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हिच मे नॉट बी हेल्दी ऑफ द बिजनेस. ये बिजनेस के लिए अगर ज्यादा से ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स में ही पैसा लगा दे तो ये भी कहीं से उचित नहीं है. Whereas, लेकिन अगर कम भी लगा दे तो भी उचित नहीं है. तो ऐसा लगाएं, देखिए 60% होना चाहिए. हाँ, तो ये बेसिकली कौन सा पॉइंट हो गया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन. कौन सा डिसीजन हो गया ये? हाँ, ऐसे खुल के ये पॉइंट में नहीं बोल रहा है, लेकिन चूंकि हम पहले बता चुके हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 3 ही इंपोर्टेंस होता है. 3 तरह से डिसीजन लेना पड़ता है एक फाइनेंशियल मैनेजर को. कौन कौन? याद रखना इसको: फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. The quantum of current assets हाँ, QUANTUM of current assets and its breakup into cash inventory and receivable. The financial decisions about investments in fixed assets and credit policies, inventory management, etc. Fixed assets, कॉमा करके, the credit policy, inventory management, inventory मतलब स्टॉक हुआ, हाँ, inventory management etc. influence the amount of working capital required
working capital required by a business enterprise लिख लिए, और पढ़ के देखो तो समझ में आया। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, ये क्या कर रहा था, क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप कैश। देखो करंट एसेट्स में ही कैश आता है, इन्वेंट्री आता है, रिसीवेबल आता है, ठीक है। तीनों किस में आता है, करंट एसेट्स में आता है। तो ये पॉइंट क्या कर रहा था, क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल, द फाइनेंशियल डिसीजन अबाउट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। तो फाइनेंशियल डिसीजन में ये लेना पड़ता है कि हम कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करें ताकि मेरा वर्किंग कैपिटल भी अफेक्टेड ज्यादा। अब मान लो पूरा का पूरा पैसा उसी में हम लगा देंगे तो फिर वर्किंग कैपिटल में क्या लगाएंगे, वी नो दैट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो मेरा तो करंट एसेट्स के लिए भी तो पैसा रहना चाहिए, तभी तो बिजनेस स्मूथ चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको कहता है क्या कि आप फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में लगा दिए तो फिर तो आपके पास पैसा बचेगा नहीं, रिसीवेबल तो बचेगा नहीं, जो पैसा जिससे रिसीव करना है, ये चीज कहता है। तो फाइनेंशियल डिसीजंस अबाउट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, यानी तो फाइनेंशियल डिसीजन में ये लेना पड़ता है कि हम इन्वेस्टमेंट कितना करें, किसमें, फिक्स्ड एसेट्स में। द क्रेडिट पॉलिसी क्या, मतलब उधार, कितना से कितना ज्यादा हम उधार बेचे, ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। आप बिजनेस ही खड़ा कर दीजिए तो आप सामान मान लो मैन्युफैक्चरर होगा, मैन्युफैक्चरिंग का काम किए, आप उस गुड्स को सप्लाई करोगे ना, बेचोगे ना, सोल्ड करोगे ना, तो आपके पास तो दोनों प्रकार के कस्टमर आएंगे, कैश भी और क्रेडिट भी, बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या, ट्रांजैक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ परचेजेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या, सेल्स। वन पर्सन इज कॉल्ड परचेजर, देन अनदर पर्सन इज कॉल्ड क्या, सेलर। हम सामान भास्कर को बेच रहे हैं तो भास्कर इज द परचेजर, बट हम क्या हो गए, सेलर हो गए। तो अब हम अगर भास्कर को उधार बेचे तो भास्कर भी तो उधार पर खरीदा, तो कैश परचेज तो क्रेडिट, कैश परचेज तो कैश सेल्स, और क्रेडिट परचेज तो क्रेडिट सेल्स। तो वो पॉलिसी आपका क्या होगा, आप कितना उधार तक बेच सकते हो ताकि आपका बिजनेस डूबे, ठीक है। तो क्रेडिट पॉलिसी क्या होगा। उसके बाद आपका क्या रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब स्टॉक का किस प्रकार से आप मैनेजमेंट करोगे, कि आपको बताएंगे हम आपको कि इसमें लिफो मेथड होता है, लिफो, फीफो, हिफो, मीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कोई सामान पहले लाएंगे पहले बेचेंगे, कोई सामान लास्ट में लाएंगे पहले बेचेंगे, मैंने ऑप्ट करना। तो आपका बिजनेस, हाँ आपका बिजनेस किस प्रकार का है। अब मान लो सुधा डेयरी है, आज दूध बनाएगा कल दूध बेचेगा, तो चलेगा, नहीं चलेगा। तो प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, आपके बिजनेस पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के बिजनेस को क्रिएट करना चाह रहे हो, किस टाइप से आप, आपके पास जो स्टॉक है, जो गोडाउन में गुड्स बचा हुआ है, उस गुड्स को कैसे आप यूटिलाइज करोगे, कैसे आप सेल आउट करोगे, उसके लिए क्या पॉलिसी होगा। क्या बच्चे, वो तो आप कर लीजिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो मुझे यही बताता है ना कि स्टॉक का ट्रीटमेंट जो भी था वो तो वो लोग कर लिए। अब आगे से क्या यूटिलाइज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या, ये डिसीजन होता है, क्या होता है, डिसीजन, जो आगे के लिए हम क्या डिसीजन लेने वाले हैं। तो जो आपके पास स्टॉक है कि पैसा आपको इन्वेस्ट करना है फिक्स्ड एसेट्स में, कि पैसा आपको इन्वेस्ट करना है क्या, तो ये सब आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में चला गया।
ठीक है। आपको ये स्टॉक का क्या काम करना है, कैसे करना है, तो हम तो आपको बेसिकली बता दिए कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग पढ़े थे कि फीफो मेथड या लीफो मेथड, चाहे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या तो लास्ट इन फर्स्ट आउट या एवरेज भी था, एक वेटेड एवरेज पढ़े है ना, एक तो आपको सिंपल एवरेज भी था। तो ये सब मेथड है स्टॉक। हाँ तो स्टॉक का वैल्यूएशन आप कैसे करोगे, स्टॉक का वैल्यूएशन करोगे जी, उसमें कौन सा मेथड यूज करोगे, लिफो मेथड की फीफो मेथड की, हाईएस्ट जिसका दाम सबसे ज्यादा है, नहीं देखते हो कि जो जिस प्रोडक्ट का दाम ज्यादा रहता है तो उसको तिजोरी में रखता है गोदरेज वाला, है ना, जिस सामान का कम कीमत रहता है उसको ऐसे ही काउंटर पर छोड़ देता है कस्टमर को देखने के लिए, डायमंड सबका यही चीज का था। स्टॉक का वैल्यूएशन आप कैसे करोगे, तो जो कॉस्टली है उसको आप क्या करोगे, संभाल के रखोगे, बढ़िया से रखोगे। ओके, तो इस तरह का है बच्चे। अब इसको हम आप लोग को ग्रुप में क्या करते हैं, सेंड करते हैं, और इसको आप लोग क्या करोगे बच्चे, बढ़िया से स्टडी करोगे। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। विवाह समझ गई बात क्या बोले, अभी ग्रुप में भेजे हैं, सही बच्चे इसको नोट्स बना लोगे। सवाल ये नहीं कि पहला का है कि दूसरा का है, सवाल ये है कि आप कितना इसको पढ़ रहे हो, ठीक है, और पढ़ना, हाँ अब बताएंगे फिर हम आप लोगों को। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।